राज की बात बी सॉर्टेड। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है लर्निंग डिसऑर्डर। कई बार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन वो बच्चे जब ध्यान नहीं दे पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो जब मैं छोटा था, जब इस किस्म की चीजें मेरी जिंदगी में हुआ करती थी, तब मुझे तब मैं काफी गोरा भी दिखता था, तो मेरे गाल दोनों लाल हुआ करते थे। लाल इसलिए नहीं कि मैं किसी बात पे खुश होता था, लाल इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत पिटाई होती थी। लेकिन अब क्या करें, वक्त के साथ बदलना पड़ा, जीवन में कुछ करना पड़ा। लेकिन जब जो बच्चे होते हैं, जब वो अपनी किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और इस किस्म का डिसऑर्डर आता है, तो वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं। उस प्रोसेस को समझना जरूरी है और शायद पेरेंट्स को समझना जरूरी है। बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं नागपुर शहर की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका आज की बात। थैंक यू मैम, बिल्कुल सीधा सवाल मैम, कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या है? हाँ, लर्निंग डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटी ये एक काफी बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंडर काफी सारे कॉमन डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और अभी अवेयरनेस बढ़ा है। ये पहले भी हुआ करते थे मगर वो अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी अवेयरनेस हो गया है तो हमको पता चलता है कि ये चीजें हो सकती है। तो उसमें कॉमन एक तो आईक्यू रिलेटेड चीजें होती हैं, जब मतलब लो आईक्यू मतलब जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, सो दैट इज लो आईक्यू, वो उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद अभी एडीएचडी हैज बिकम वेरी कॉमन, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है, तो वो हाइपर एक्टिविटी होती है। उसके बाद ऑटिज्म है, एक ऑटिज्म है जिसका उतना अवेयरनेस नहीं है, मगर समथिंग ये चीजें जो है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये अगर अर्ली ऑन अगर डिटेक्ट होते हैं तो बच्चों के लिए जो ये चैलेंजेस जिनको है उनका लाइफ हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत फ्यूचर में जाके सोचने का बहुत एंथुजियाज्म होता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर प्रेजेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर प्रेजेंट एक्चुअली वी कैन टेक केयर ऑफ देयर फ्यूचर। बट मैम, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज डिसेबिलिटीज? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, एक्चुअली जो इन लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, तो देर आर सर्टन क्यूज, उनके बिहेवियर से ही क्यूज मिलते हैं जिसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सबसे पहला इंडिकेशन कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये पहला इंडिकेशन होता है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सिंस बर्थ जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उन्होंने बच्चे के साथ बहुत आई कांटेक्ट करके उनसे बातें करनी चाहिए, उनके साथ मतलब जो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो करने चाहिए, हैंड जेस्चर्स करने चाहिए। मेन आई कांटेक्ट एक होता है, अगर सॉलिड आई कांटेक्ट अगर है, जैसे प्ले ग्रुप में या नर्सरी में एट द एज ऑफ 3, अगर आई कांटेक्ट अच्छा है तो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिसऑर्डर इज वेरी लेस। पहला इंडिकेशन जो अलार्म जो बजना चाहिए, तो वो ये है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है जी। ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा बिहेवियरल इंडिकेशन है कि जो जैसे प्ले ग्रुप्स होते हैं या प्री स्कूल्स होते हैं, उसमें जो एक्टिविटीज उनको दिए जाते हैं, तो ये एक्टिविटीज उनको इसलिए दिए जाते हैं कि हमको उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है जी। तो वो एक एक्टिविटी, कोई भी, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं, तो वो एक्टिविटी जैसे ब्लॉक प्ले है फॉर एग्जाम्पल, या फिर बच्चा अगर बुक देख रहा है, तो ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कितने देर तक कोई एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर पा रहा है। दैट इज अनदर बिग इंडिकेशन। अगर बच्चा बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहा है एक जगह और कंटिन्यूअसली द चाइल्ड इज हॉपिंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फाइंडिंग फॉर डिफरेंट टॉयज, और इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, बात पूरी सुन नहीं रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कैसे, जाओ उसका नाम लेके जाओ, वो वहां से लेकर आओ। उसके बाद धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ाने हैं। ऐसे बोलते हैं कि विद द नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन एड द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
जी। जैसे 3 साल का बच्चा है तो वो 3 इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम वो फॉलो कर सकता है। जी। मतलब उधर जाओ, वहां से बॉल लो और दूसरे रूम में जाके वो बकेट में डाल के आओ। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस हो गए। सो एट द एज ऑफ 3 इंस्ट्रक्शंस आर गुड। एट द एज ऑफ 2 इंस्ट्रक्शंस आर गुड। एट द एज ऑफ 4 यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू 4। तो ये जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अगर बच्चा फॉलो करता है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। ऐसा होता है जो डिस्लेक्सिक जो बच्चे होते हैं, डिस्लेक्सिया इज अनदर इम्पॉर्टेंट, ये जिसमें रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें स्पेशल जो सेंस होता है वो उनमें उतना जितना चाहिए उतना नहीं होता है जी। तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप बोलो कि 2, 4, 5 इंस्ट्रक्शंस आप साथ में दे दो, so they are not able to understand these instructions or they are not able to follow the instructions. जी। तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है। उसके बाद और भी इंडिकेशंस है, जैसे अगर बच्चा मिरर इमेज बनाता है लिखते समय। जी। सी व्हेन द चाइल्ड हैज जस्ट स्टार्टेड राइटिंग, उस वक्त ये नेचुरल है कि बच्चा मिरर इमेज बनाए, क्योंकि उसके ब्रेन कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। जब हम उनको सिखा रहे हैं तब उनके ब्रेन कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन वो बच्चा मिरर इमेजेस बना सकता है। अगर बच्चा मिरर इमेज बना रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्लेक्सिक है जी। वो मतलब प्रीमैच्योर उसको अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है। बट वी हैव टू कीप ऑब्जर्विंग कि मिरर इमेजेस बहुत ज्यादा कर रहा है क्या जी। और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है क्या। और जो 2-3 चीजें मैंने बताई, सबसे पहला इज आई कॉन्टैक्ट। So the mother, I think, is the first person who can actually identify that the child is having a good eye contact or not. अगर eye contact नहीं कर पा रहा है बच्चा तो it is a clear alarm. You have to talk to your pediatrician. The first thing. मैम ये जो हाइपर एक्टिविटी है या ADHD है, मैम इसको किस तरह से देखें? हाइपर एक्टिविटी जो है ना, ADHD, अभी उसका अवेयरनेस काफी बढ़ गया है और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो केमिकल्स होते हैं फूड में, जो प्रोसेस्ड फूड होता है और जो बच्चों का जो ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन्स है, उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी ट्रिगर होती है जी। हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा कोई एक एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है जी। कोई एक एक्टिविटी वो कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं कर पा रहा है, मतलब 10 मिनट भी नहीं कर पा रहा है। द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू पे फुल अटेंशन। मतलब अटेंशन का भी रोल है उसमें, अटेंशन का भी रोल है उसमें, हाइपर एक्टिविटी का भी रोल है। तो इसलिए मुझे हमेशा जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनको मेरी एक ये रिक्वेस्ट होती है कि आप कोई भी बच्चा अगर आपको बहुत एक्टिव दिख रहा है तो आप ये मत बोलिए कि बच्चा हाइपर है जी, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। सही बात। हाइपर एक्टिविटी, बच्चा एक्टिव तो रहेगा ही क्योंकि बच्चे में क्यूरियोसिटी है, बच्चे में इतनी एनर्जी है, तो उसमें वो एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी रहेगी। That doesn't mean that the child is hyperactivity. Hyperactivity is when the child is not able to concentrate at all. जी। That is hyperactivity. But मैम मोबाइल, लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम, रील्स, ये मोबाइल पे गेम खेलना, मैम क्या इसका मतलब असर होता है टू फॉर गेटिंग दीज डिसऑर्डर्स? और ये साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं कि सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी लुक एट अ स्क्रीन, बड़े लोगों की ही देख लो ना बात, जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो साउंड इज वेरी हाई क्वालिटी जी। द हाई डेफिनेशन होता है, मतलब तो जो स्क्रीन पे जो इमेजरी होती है दैट इज हाई मूवमेंट, हाई कलर, द साउंड इज वेरी गुड क्वालिटी। और इतना हाई डेफिनेशन कलर बच्चे कंटिन्यूअस बेसिस पे वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं जी। और जब वो स्क्रीन हम हटा देते हैं तो क्या होता है, दुनिया बहुत स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत ही कम हो जाती है जी। और जो कलर्स हैं वो भी डल हो जाते हैं, मतलब द रियल वर्ल्ड इज नॉट दैट एक्साइटिंग एज इट इज ऑन द स्क्रीन। ट्रू। अब उनकी जो वो एनर्जी जो बिल्डअप उनकी हो गई है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन एंड बिकॉज ऑफ बीइंग एंगेज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम जी, सो दे गेट बोर्ड एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट एनर्जी एंड देन दे स्टार्ट देयर
विगरस एक्शंस, इधर भागना उधर भागना, और फिर हमको लगता है कि बच्चे को इतनी हाइपर एक्टिविटी हो रही है। दूसरा रीजन ये है कि जो शुगर होता है हाई प्रोसेस्ड फूड में, बहुत शुगर और बहुत सॉल्ट होता है जी, इवन दैट स्टिम्युलेट्स। तो हमको अगर कोई बच्चा पैकेट खोल के अगर दिन में एक बार भी कुछ अगर खा रहा है तो उसको वो एडिशनल शुगर जा रहा है, एंड शुगर इज ग्लूकोज, दैट इज एनर्जी। सो ये प्रोसेस्ड फूड्स और ये केमिकल्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं, सो इट हार्म्स। सो इसलिए ये हाइपर एक्टिविटी अगर आपको कंट्रोल अगर करनी है तो वो फूड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको फ्रेश फूड देना, उनको बना के देना, उनको प्रोसेस्ड फूड कम करना इज ऑल्सो वन सोल्यूशन बाय विच यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी। लेकिन विथ एज ऐसा नोटिस किया गया है कि विथ एज एंड विथ मैनेजमेंट जी हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। मैनेज करना पड़ता है उसको, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, और विथ एज भी वो थोड़ी कम होती है। लेकिन उसका अगर अवेयरनेस रहा ना तो द चाइल्ड ग्रेजुअली knows what the child has challenges, and then they try to adjust themselves to the situation. बट मैम सही एज क्या होती है जिससे ये समझ में आए कि ये डिसेबिलिटी का इशू हो सकता है? जैसे जब उनका रीडिंग राइटिंग जैसे स्टार्ट होता है ना, मतलब जो 3 to 6 years ऑफ एज है जी, तो वो एज में हाइपर एक्टिविटी या जो डिसलेक्सिया है वो एज में थोड़ा उसका आइडिया आ सकता है। स्टिल वी शुड नॉट बी लेबलिंग द चिल्ड्रन वेरी अर्ली, बिकॉज वी शुड जस्ट कीप ऑब्जर्विंग देम एंड कीप आवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपडेटेड विथ व्हाट आवर ऑब्जर्वेशंस आर, सो दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू गिव यू गाइडेंस अबाउट दैट। ऑटिज्म थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, और ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म इज बेसिकली सोशल कनेक्शंस का उसमें प्रॉब्लम होता है। ऑटिज्म में जो इंटरैक्शंस विद अदर पीपल जो है, सबसे पहला हॉलमार्क ऑफ ऑटिज्म इज आई कांटेक्ट नहीं होता है उसमें, एंड दे आर नॉट एबल टू हैव इमोशंस। सो ऑटिज्म में वो होता है, दे आर नॉट एबल टू हैव इमोशंस। ऑफकोर्स उसमें बहुत रेंज होता है, माइल्ड लेवल का हो सकता है, मॉडरेट लेवल का हो सकता है, प्रोफाउंड लेवल का हो सकता है। लेकिन उसमें यूजुअली ऐसे होता है कि जब ऑटिज्म होता है तो साथ साथ में या तो डिसलेक्सिया हो सकता है, या तो मोटर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज अनदर फीचर ऑफ ऑटिज्म, जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, और उसमें एक ही एक चीज बार बार रिपीट करने का एक उसमें इंडिकेशन होता है कि अगर बच्चा ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसको गोल गोल ही घूमना है, मतलब he finds peace in that. These children can be really good at something. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के हैं, बट दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर लाइव्स। दे कैन बी वेरी गुड इन म्यूजिक, दे कैन बी वेरी गुड विथ नंबर्स। तो उनका वो जो उनका स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है, वो उसके लिए वो क्या है ये पता करने के लिए वी हैव टू गिव देम एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स। और सबसे पहली बात यह है कि उसका अवेयरनेस होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो ADHD के जो बच्चे होते हैं वो तो बेचारे बहुत मार खाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है, एंड एडल्ट्स डोंट नो हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जी, एंड ऑल दे कैन थिंक ऑफ इज एक्सरसाइज योर कंट्रोल ओवर देम, एंड देन थ्रू कंट्रोल उनको आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, आपको जो चाहिए वो करने की कोशिश करते हो, but we are actually making their childhood miserable because that is something which they cannot control. But मैम जैसे जिस तरह से एक महिला, एक मदर अपने बच्चे के फिजिकल हेल्थ के ऊपर में ध्यान देती है, क्या खान पान होना चाहिए, कितना टाइम वर्कआउट करना चाहिए, कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स पीछे पड़ते हैं मैम। हाँ। अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उसको किसी स्पेसिफिक टैलेंट को और निखारने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाना, वो सब चीजें पेरेंट्स करते हैं। पर जब मेंटल हेल्थ की बात आती है मैम, हम इतने पीछे कैसे हो जाते हैं? उसमें डिनायल एक वन थिंग विच इज देयर, यूजुअली पेरेंट्स का ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि ऐसा है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसा मेरे साथ, see it is a defense mechanism, we talked about it last time. तो ये एक तरह का पेरेंट्स आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस। लेकिन जैसे बाकी की चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि
there are challenges in life. There are always going to be challenges in life. If we take this as one of the challenge, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ मिजरेबल हो रहा है या ऐसा नहीं है. You will have certain challenges, but then with support, with awareness and with the knowledge of how you can actually handle it. कितने लोग हमने वो तारे ज़मीं पर मूवी पे तो दिखाया था उन्होंने कि कितने बड़े बड़े लोग हैं जो डिसलेक्सिक हैं, मगर दैट इज नॉट इक्वल टू लो IQ. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर लिखने पढ़ने में अगर तकलीफ है, इट डजेंट मीन दैट चाइल्ड इज हैविंग लो IQ. समझ बूझ रहा है, वो सब समझ रहा है, सिर्फ जो उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो आपको जो फ्रेमवर्क में चाहिए वैसे नहीं हो रहा है. सो इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट लेस, इट्स डिफरेंट. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोड अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है कि इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट सेइंग दैट इट्स वीक, इट्स जस्ट डिफरेंट. या मैम, लर्निंग डिसऑर्डर्स को लेकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट शो, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सुपर. मिसेस सोनल फोके मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. एक बड़ी अच्छी बात जो मैम ने मुझे इस इंटरव्यू के दौरान मुझे महसूस हुई और मैं उस पर थोड़ा सा एक मंथन करने की कोशिश कर रहा था वाइल मैम वाज टॉकिंग अबाउट लर्निंग डिसऑर्डर्स, कि पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन आप सोचिए कि कोई भी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, ना आप सीख कर आए थे, ना वो जो बच्चा है वो सीख कर आया था. कुछ लोगों को कुछ चीजें सीखने में वक्त लगता है, ये एक रियलिटी है. आप उस रियलिटी से खुद भागते हैं, कोई और नहीं भागता. वो सच्चाई वहीं के वहीं खड़ी रहती है. सच्चाई सिर्फ आपसे एक ही चीज की अपेक्षा रखती है और वो है एक्सेप्टेबिलिटी. आप डिनाइल पे खड़े रहेंगे तो सच्चाई बदलेगी नहीं. आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उसे बदल सकते हैं. बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो मेंटल इश्यूज होते हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो आपसे डांट और मार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लर्निंग डिसऑर्डर उसमें से एक है. उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें आपकी जरूरत है, क्योंकि उसके बाद बारी उनकी होगी आपके साथ खड़े रहने की. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.